लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से डेटा जो है आप ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव यहाँ एक्सेल से आप डेटा कॉपी करेंगे और इस तरह से एसपीएसएस में डेटा व्यू में जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ वेरिएबल व्यू में पेस्ट कर रहे हैं, वेरिएबल व्यू में नहीं, यहाँ डेटा व्यू में। SPSS 25 में विद द वेरिएबल्स नेम पेस्ट हो जाता है, जबकि जबकि जो SPSS 17th वर्जन है उसके अंदर जो है आपको मैनुअली नेम डालने पड़ेंगे। तो इस डेटा को मैंने क्लोज कर रहा हूँ। मैनुअली नेम इस तरह से आपको Q1 Q2 Q3 एज जेंडर डालना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं आपको डालनी पड़ेंगी, एज की वैल्यूज़ भी डालनी पड़ेगी। वन वैल्यू जो थी हमने 18 ईयर्स से 30 ईयर्स को दी थी। टू वैल्यू जो थी वो 30 से 50 को दी थी। वो थर्ड वैल्यू जो थी वो 51 से लेके 62 को दी थी। सही है। और इस तरह जेंडर में 1 जो होगा वो मेल होगा, 2 जो होगा वो फीमेल होंगी। तो इस तरह से, और 1 जो होगा वो स्ट्रांगली डिसएग्री होगा, 2 डिसएग्री, थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ। इस तरह से ये पूरी वैल्यू आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। जब आपके पास डेटा आ जाएगा, एनालिसिस में जाके डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में नॉर्मली हम सारे वेरिएबल्स पकड़ के उसके डिस्क्रिप्टिव मीन, मोड, मीडियन वगैरह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कर्डोसिस, स्क्यूनेस चेक करते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये स्टैटिस्टिशियन के लिए होती है। अगर वो कोई मीन या एवरेज देखना चाहते हैं, तो वो वेरिएंस वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज़ का मैंने बताया था। अगर कोई देखना चाहता है कि ग्रीन लॉजिस्टिक पे ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रांगली एग्री किया है, तो वो फ्रीक्वेंसीज चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो किसी भी एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी या दो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने एग्री पे किया है, डिसएग्री पे किया है, स्ट्रांगली एग्री पे किस पे किया हुआ है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रिलायबिलिटी चेक की जाती है, स्केल की रिलायबिलिटी। तो कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में जाते हैं? एनालाइज, स्केल और रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी एनालिसिस में आप तमाम क्वेश्चन ईयर्स पकड़ते हैं, वेरिएबल्स नहीं सेलेक्ट करते। तो तमाम क्वेश्चन ईयर सेलेक्ट करते हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद ओके किया जाता है। ओके करने के बाद क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है 0.420 आ रहा है। ये एक डेटा सेट है जिसका क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है 0.420 आ रहा है। क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 आनी चाहिए, 0.7 से ज़्यादा आनी चाहिए। 0.6 जो है वो मिनिमम वैल्यू है जिसको भी एक्सेप्टेबल करार दिया जा सकता है, लेकिन 0.42 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ डेटा के अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ देखने के लिए इसका एक ऑप्शन होता है स्टैटिस्टिक, और ये स्केल इफ़ आइटम डिलीटेड का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस स्केल के अंदर मसला आ रहा है। ये करेक्टेड आइटम टोटल करेक्शन जो होती है, ये जो है माइनस में आ रही है। इट मीन्स कि ये जो -0.144 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 4, 11 और 13 जो हैं ये मसला कर रहे हैं। इनको मैं रिमूव करूँगा, रिलायबिलिटी में जाऊँगा, रिलायबिलिटी एनालिसिस 4, 11 और 13 ये मसला कर रही थी। अब मैं रिलायबिलिटी चेक करूँगा तो मेरी बेहतर हो गई है, 0.562 हो गई है। अब दोबारा मैं जाऊँगा और फिर रिलायबिलिटी में देखूँगा कौन सा जो है मसला कर रहा है। 12 आइटम में देखूँगा 0.042 जो है, 0.098, 0.038, इनकी भी बहुत कम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 6 और 16 भी मैं निकालूँगा और चेक करूँगा। एनालाइज में जाऊँगा, स्केल में, रिलायबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 6 भी रिमूव करूँगा और 15 भी रिमूव करूँगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा आइटम स्केल की। तो मेरे पास रिलायबिलिटी जो है वो 0.594 आ गई है।
उसके बाद दोबारा मैं चेक करूँगा कौन सा वाला, इस तरह से जो है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ की भी है इस वाले डेटा के अंदर। 0.050, तो Q1 और Q14 जो है ये बहुत मसला कर रहे हैं। Q1 Q14 को भी डिलीट करूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा आइटम की रिलायबिलिटी। 0.642 आ गई है, तो थोड़ी सी एक्सेप्टेबल आ गई है। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन एयर बहुत ज़्यादा हो, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह हर स्टेटमेंट की आप चेक करते हैं, तो रिलायबिलिटी जब तक सही नहीं आएगी आप डेटा को फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते। सर मेरा डेटा तरतीब से नहीं आ रहा है, तो मुर्तज़ा आप मुझे मसला बता दें। सर रिपीट कीजिएगा क्रॉनबैक अल्फ़ा को। तो एनालाइज में जाके, स्केल में जाके, रिलायबिलिटी में जाके, यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन एयर जितने भी हैं उनके स्केल चेक करते हैं, सबको सेलेक्ट करके और ओके दबा देते हैं। क्रॉनबैक अल्फ़ा की वैल्यू 0.65 या 0.7 से अबव आनी चाहिए। 0.7 से अबव है तो इट मीन्स के स्केल इज़ रिलायबल। लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। फिर जो है हम सेकंड चेक करते हैं डायमेंशन रिडक्शन, EFA जो यूज़ होता है वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अगर आपके किसी रिसर्च में बहुत ज़्यादा हों तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम EFA यूज़ करते हैं। इसमें डायमेंशन रिडक्शन में जाते हैं, फैक्टर पे क्लिक करते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हम यहाँ पे सारी सेलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, कैमो बॉलेट जो हमें सैम्पल साइज की एडिक्वेसी बताता है, एक्सट्रैक्शन में जाते हैं जहाँ पे प्लॉट पे और बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू के ऊपर, रोटेशन हम कोई नहीं लेते, ओके करते हैं। इसमें ये बता रहा है कि 7 वेरिएबल्स जो हैं वो 78% ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम 15 फैक्टर्स के बजाय 7 फैक्टर्स ले लें तो हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये 1 से ऊपर जो डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि 7 जो फैक्टर्स हैं वो 78% तक मॉडल कर देंगे। यहाँ एनालाइज में जाके, डायमेंशन रिडक्शन में जाके, हम एक्सट्रैक्शन में जाके फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमें 7 नहीं लेने, हमें 5 लेने हैं या हमें 4 लेने हैं, तो 4 का मैं फिक्स नंबर, तो मुझे ये बता देगा कि जो 4 फैक्टर्स हैं वो 55% तक वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। 7 फैक्टर्स जो थे वो आपके 78% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे थे पूरे मॉडल का। ये पहला फैक्टर 17%, दूसरा फैक्टर 16% और कम्युलेटिवली 33%। और थर्ड फैक्टर जो है वो इंडिविजुअली 12% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, कम्युलेटिवली जो है वो 45%। फोर्थ फैक्टर जो है इंडिविजुअली 10.19% तक वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि कम्युलेटिवली 55%। तो ये आपको कॉपी करके वर्ड की फाइल में पेस्ट करके आपको सारी इंटरप्रिटेशन करनी है और वर्ड फाइल ही जमा करवानी है। नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। मैंने आपको ये काउंट, ब्लैंक, वेरिएंस, ट्रीटमेंट मैंने बता दी। वैल्यूज़ की अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हो तो उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस मैंने बता दिया। कैमो बॉलेट टेस्ट जो है वो 0.5 से अबव आए, तो चूँकि आप लोगों का इतना सैम्पल साइज़ अच्छा नहीं है इसलिए कैमो बॉलेट हो सकता है कि कम आए। अच्छा जी, इसके बाद को रिलेशन है। को रिलेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सही है, आपके पास ये फैक्ट, ये आपके पास डेटा है, ग्रीन लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, रीमैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सुपीरियर ऑर्गेनाइज। 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट डज कोरिलेशन डू? कोरिलेशन करता क्या है? कोरिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सर क्या एग्ज़ाम में रिपोर्ट से लिंक क्वेश्चन आएगा? मुझे फ़ाइनल एग्ज़ाम का अभी नहीं पता, जैसे ही मुझे फ़ाइनल एग्ज़ाम का पता चलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। फाइनली कनेक्टेड मुर्तज़ा क्या कह रहे हैं, आपका डेटा इस तरह आया है। अच्छा सर, इकरा की आईडी से ओपन कर दिया है। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे हम लोग?
तो ये आप लोगों का डेटा है, लेट सपोज HCM वालों का डेटा है। कोरिलेशन मुझे निकालनी है, तो कोरिलेशन क्या बताती है? कोरिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं HCM में। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अच्छा होना चाहिए। चेक करने के लिए एनालाइज में जाते हैं, कोरिलेट का ऑप्शन और बाइवेरिएट का ऑप्शन। तो यहाँ से हम कोरिलेशन चेक करते हैं। स्क्रीन हमारे पास एक ओपन होके आएगी जिसके अंदर हम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे सारे। इसमें हम स्केल फैक्टर्स नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। सारे वेरिएबल सेलेक्ट करने के बाद राइट पे क्लिक कर देंगे और ओके का प्रेस। ये हमारे पास पूरा टेबल आ जाएगा। कोरिलेशन क्या बताती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप विद डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? ग्रीन लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, रीमैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी। ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म। इसका रिलेशनशिप ग्रीन लॉजिस्टिक के साथ कितना आ रहा है? 0.054। सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप आ रहा है रिवर्स लॉजिस्टिक के साथ वो -0.126 आ रहा है। सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन का जो रीमैन्युफैक्चरिंग के साथ आ रहा है रिलेशनशिप वो -0.013 आ रहा है। सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ 0.009 आ रहा है। ये जो माइनस साइन है वो ये बता रहे हैं कि रिवर्स लॉजिस्टिक और रीमैन्युफैक्चरिंग जो है इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं विद डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि रिवर्स लॉजिस्टिक बढ़ेगी, रीमैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो कम होगी बढ़ने के बजाय, अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये आप लोगों का डेटा वैसे इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से इसकी कोरिलेशन बहुत बुरी आ रही है। मैं ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वाला जो डेटा है इसके ऊपर कोरिलेशन लगा के देखता हूँ, एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट, और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स देखता हूँ। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देख के ओके का प्रेस दबाता हूँ तो मेरे पास जो है ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ 0.064 कंट्रोल के साथ, 0.305 कंपनसेशन के साथ, 0.099 ट्रेनिंग के साथ, 0.295 डिज़ाइन के साथ, 0.43। कोई भी नेगेटिव जो है वो रिलेशनशिप नहीं आ रहा है। सारे के सारे जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव आ रहे हैं। प्लीज़ EFA रिपीट कर दें, रिपीट कर दिया है, वो रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब पे। तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो इन बाकी सब के साथ जो है पॉजिटिवली कोरिलेटेड आ रहे हैं। तो साइन से हमें क्या पता चलता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और दूसरी चीज़ कोरिलेशन में क्या होती है कि कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक का कैसे पता चलेगा? इसकी वैल्यू से। अगर वैल्यू जो है वो 0.1 से लेके 0.3 के बीच में है, इट मीन्स के कोरिलेशन जो है वो लो कोरिलेटेड है, बहुत वीक कोरिलेटेड है। अगर वैल्यू 0.3 से 0.7 के जिस तरह से ये 0.430 है, 0.49, अगर कोई वैल्यू 0.3 से लेके 0.7 के बीच में है तो कोरिलेशन मॉडरेट है। अगर कोई वैल्यू 0.7 से लेके 0.99 के बीच में है, इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का हमें कैसे पता चलेगा? साइन से तो हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग का कैसे पता चलेगा? अगर 0.7 से 0.99 है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर 0.3 से 0.7 तक वैल्यू आ रही है तो मॉडरेट है। अगर 0.01 से लेके 0.3 तक कोई कोरिलेशन वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स कि वो वीक है। 0.316 जो है ये मॉडरेट है, 0.305 ये भी मॉडरेट है, 0.436 ये भी मॉडरेट है, 0.492 ये भी मॉडरेट है। तो इसमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे ऊपर वाली जो कोरिलेशन थी इसमें 0.054 ये बहुत ही वीक कोरिलेशन है, -0.126। अब ये है तो नेगेटिव लेकिन
वीक कोरिलेशन है, तो वैल्यू जो है वो 0.3 से कम है, तो इट मीन्स के ये वीक कोरिलेशन है। 0.013 ये भी वीक कोरिलेशन है और नेगेटिव कोरिलेशन। 0.009 ये भी बहुत वीक और नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये वाला जो डेटा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सर डबल की स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं डबल स्टेरिक की स्टेटमेंट जो है, डबल स्टेरिक मैं बता देता हूँ। तो एक तो आपको पता चल गया साइन का, साइन से पता चलेगा कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर नेगेटिवली कोरिलेटेड है, एक तो ये पता चल जाएगा आपको। दूसरा क्या पता चलेगा, वैल्यू से कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तीसरी जो ये डबल स्टेरिक है, डबल स्टेरिक से क्या पतेगा कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर दो स्टेरिक बने हुए हैं तो इट मीन्स कि वो वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इट मीन्स के कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। दिलावर क्यों कॉल कर रहे हैं जी? दिलावर बेटा, आप इकरा यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लॉगिन हो लें या यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन पे कॉल कर लें और पूछ लीजिए। अभी लेक्चर हो रहा है, काइंडली आप यूनिवर्सिटी को कॉल करके हेल्प ले लें। अच्छा जी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है 0.316, अब ये है तो मॉडरेट और डबल स्टेरिक आ रहे हैं, तो इट मीन्स के सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। किसकी? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और कंपनसेशन की। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और डिज़ाइन की है मॉडरेट, और डबल और पॉजिटिव भी है और सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि दो स्टेरिक आ रहे हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और इन्वायरमेंट की पॉजिटिव भी है, सिग्निफिकेंट भी है और मॉडरेट है। सही है, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो आपको ये इस तरह से जो आउटपुट आएगा उसको इंटरप्रेट करना होगा। इसको किस तरह, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की पॉजिटिव है, वीक है, 0.3 से कम है तो वीक है, और दो स्टेरिक नहीं लगे हुए हैं तो इट मीन्स के कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की ये माइनस में आ रही है, वीक है, नेगेटिव कोरिलेशन है और इनसिग्निफिकेंट आ रही है। तीसरी जो है वो रीमैन्युफैक्चरिंग के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन है और इनसिग्निफिकेंट है। और 0.009 जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक कोरिलेशन है और पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि डबल स्टेरिक नहीं आ रहा है। इन कुछ वैल्यू में सिंगल स्टेरिक आ रहा है, सिंगल स्टेरिक कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है 0.5 लेवल, डबल स्टेरिक आ रहा हो तो 0.1 लेवल के ऊपर वो सिग्निफिकेंट होती है। ये दूसरी कोरिलेशन मैंने लगाई है, इसको आप इंटरप्रेट, तो इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। कोरिलेशन के लिए कौन सी वैल्यू देखे गए इन डेटा। सर ये स्टेटमेंट एंड कलेक्शन का चार्ट मिल सकता है, मैं आपको ये लेक्चर जो है ये शेयर करवा दूंगा। अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा start।
जी, तो कोरिलेशन आई वाज एक्सप्लेनिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप किनके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इस तरह से बताता है, तीन चीज़ों से बताता है। पहली चीज़ साइन। साइन से हमें क्या पता चलता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर साइन पॉजिटिव, कोई भी साइन नहीं आ रहा हो तो इट मीन के पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर इस तरह से नेगेटिव साइन बना हुआ आ रहा है तो इट मीन्स के नेगेटिव कोरिलेशन है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल गया। दूसरी चीज़, हमें स्ट्रॉन्ग या वीक या मॉडरेट कोरिलेशन का। अगर वैल्यू जो है 0.7 से 0.99 के बीच में है तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर वैल्यू 0.3 से 0.7 के दरमियान है तो वो मॉडरेट कोरिलेशन है। अगर 0.0001 से लेके 0.3 के दरमियान है तो वो कोरिलेशन वीक कोरिलेशन कहलाता है। दूसरी चीज़ पता चल गई कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है या मॉडरेट है। हमें इंटेंसिटी पता चल गई। पहली चीज़ क्या पता चली? साइन से हमें पॉजिटिव नेगेटिव पता चला। दूसरी चीज़ कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तीसरी चीज़ स्टेरिक से पता चलती है कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। तो आप अपने डेटा पे कोरिलेशन लगाएंगे और यही तीनों चीज़ें लिखेंगे। पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, दूसरी चीज़ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तीसरी चीज़ कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर दो स्टेरिक बने हुए आ रहे हैं तो वैल्यू सिग्निफिकेंट है, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। अगर दो स्टेरिक बने हुए नहीं आ रहा है, जिस तरह से इस वैल्यू में दो स्टेरिक बने हुए नहीं आ रहा है, तो इट मीन पॉजिटिव है, वीक है और इनसिग्निफिकेंट है। इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव है, वीक है और इनसिग्निफिकेंट है। ये भी नेगेटिव है, ये भी वीक है और ये भी इनसिग्निफिकेंट है। ये पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है और इनसिग्निफिकेंट है। तो इस वाले डेटा में जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, इस वजह से इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे। देखें, आपकी रिलायबिलिटी जब सही नहीं आती ना तो सारे रिज़ल्ट इस तरह के सही नहीं आते। जब आपकी रिलायबिलिटी सही आ जाती है, मैं इस वाले डेटा की, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डेटा की रिलायबिलिटी दिखाऊं तो इसकी रिलायबिलिटी जो है आप सही आ रही होगी। इसकी रिलायबिलिटी 0.8 आ रही है तो इट मीन्स कि ये वाला डेटा जो है ये काफ़ी अच्छा डेटा है एज़ कम्पेयर टू ये SCM वाला ग्रीन लॉजिस्टिक वाले डेटा के। सर ये 0.05 लेवल क्या है, हम खुद इनपुट करेंगे या नहीं? ऑटोमेटिकली SPSS चेक करता है। 0.05 मार्जिन ऑफ एरर होता है। 5%, 10%, 1% मार्जिन ऑफ एरर होता है। 90%, 95% और 99% कॉन्फिडेंट होता है रिसर्चर कि उसके रिजल्ट जो हैं वो कोरिलेटेड हैं। लेक्चर में तो सर आप पर्टिकुलर वैल्यूज़ का बता रहे हैं कि ये वीक है, ये आल्सो वांट टू लर्न इन ऑल एस्पेक्ट दैट वाई आस्किंग लाइक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वैल्यू विल बी बिटवीन दिस रेंज, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड इंटरप्रिटेशन। बेटा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेम है। ये देखें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ये आ रहा, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ये आ रहा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का कंट्रोल के साथ 0.06, यहाँ पे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का कंट्रोल के साथ 0.064। तो ये वाली वैल्यू दोनों जो हैं ये सेम है, 0.305। आप ये देखें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की कंपनसेशन के साथ 0.305, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की कंपनसेशन के साथ। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। कंट्रोल और कंट्रोल हमेशा 100% आएगा, सही। कंपनसेशन हमेशा 100% आएगा। तो ये हमेशा 100% को रिलेटेड होंगे। तो 1 का मतलब है 100%, सही है। तो इस तरह से हम कोरिलेशन चेक करेंगे। आप अपनी वैल्यूज़ पे भी इस तरह से कोरिलेशन चेक करेंगे। सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अजम्पशंस ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन क्या बताता है? रिलेशनशिप अमंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन क्या बताता है? रिग्रेशन आपको फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। ये प्रिडिक्टर है, फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। अगर मुझे फ्यूचर में मालूम करना है
कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा, तो मुझे प्रिडिक्शन देनी है कि प्रिडिक्शन में कितना टाइम लगेगा। तो जब मेरे पास पूरी वैक्सीनेशन का डेटा आ जाएगा तो मैं रिग्रेशन अप्लाई करूँगा और उसकी बेस के ऊपर टाइम को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 2 महीने के बाद आएगी, 3 महीने के बाद आएगी। जब मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल होता है तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर नहीं होगी। इस SCM के डेटा के अंदर सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं इसको प्रिडिक्ट करूँगा किस बेस पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन लॉजिस्टिक अपनाया, रिवर्स लॉजिस्टिक अपनाया, रीमैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अपनाई और गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो किया, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी या बुरी होगी। ये मैं प्रिडिक्ट करता हूँ रिग्रेशन के ज़रिए से। रिग्रेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, उसकी इक्वेशन होती है मैथमेटिकली। ये सिंपल रिग्रेशन है। y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 प्लस e1। y क्या चीज़ है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो इक्वेशन में होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आप इस वाले डेटा के अंदर सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इस वाले डेटा के अंदर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। b नॉट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना भी रखें तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल ज़रूर होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा। तो b नॉट जो है वो कांस्टेंट होता है, वो इसके अंदर फिक्स होते हैं वेरिएबल। जिस तरह से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी सेल हो ना हो आपको यूटिलिटी बिल पे करना है, वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। तो इसी तरह से ये बी नॉट जो होता है ये फिक्स वेरिएबल होता है। ये हर इक्वेशन में बी नॉट ज़रूर आता है। b1 क्या है? ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और b1 जो है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बीटा वैल्यू कहलाती है। प्लस ई क्या है? एरर टर्म। एरर टर्म क्या होती है? वो सारे वेरिएबल जो हमने अपनी रिसर्च में शामिल नहीं किए वो सारे एरर टर्म में इंक्लूड हो जाते हैं। इसको कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। सर अभी तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी आगे मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना। आई गॉट माई आंसर फ्रॉम लेक्चर 88 स्लाइड्स। सही। तो मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ, तो बी नॉट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। b1 इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे रिग्रेशन को जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसे रिग्रेशन को कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। आपकी जो रिसर्च है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y क्या है? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इज इक्वल टू बी नॉट क्या है? कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रहा होगा। सही है। b1 क्या है? ग्रीन लॉजिस्टिक। ग्रीन लॉजिस्टिक क्या है? पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और b1 क्या है? इसकी इम्पैक्ट करने की बीटा वैल्यू। दूसरा क्या है? रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक आपका सेकंड इंडिपेंडेंट वैल्यू। और b2 क्या है? इसकी इम्पैक्ट करने की वैल्यू। प्लस b3 रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या है आपका? थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और b3 क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रिडिक्टेबल वैल्यू होगी। b3 जो बीटा वैल्यू होती है वो प्रिडिक्टर होता है, वो प्रिडिक्ट करता है वैल्यू को। ई जो है, ई क्या है? एरर टर्म है। इसको एरर टर्म भी बोला जाता है, इसको रेजिडुअल भी बोला जाता है, उसको नॉइज़ भी बोला जाता है। ये प्लस ई जो है इसके अंदर वो तमाम वेरिएबल शामिल हैं जो हमने इस पूरे रिसर्च के अंदर नहीं लिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती होगी। हमने कितने? हमने 4 वेरिएबल्स लिए। कौन कौन से? ग्रीन लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, रिसाइकलिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसके अलावा क्या और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा?
इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, लेकिन हम सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिसर्च में नहीं ले सकते, इसलिए हमने 4 लिए हैं, बाकी सारे के सारे हमने ई के अंदर शामिल कर दिए हैं। ये ई जो है वो तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च में शामिल नहीं होते। बी वेन अगेन बता दीजिएगा सर, व्हाट वुड बी नॉट और कांस्टेंट इन आवर केस। मैं बताता हूँ, फैक्टर कंट्रोलिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। तो एम्प्लॉय बिहेवियर को तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं एट वर्क प्लेस। एम्प्लॉय बिहेवियर को सैलरी भी कंट्रोल कर रहा होता है, अब बॉस का बिहेवियर भी कंट्रोल कर रहा होता है, वर्क इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी जॉब है कैसी वो कंट्रोल कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। एम्प्लॉय बिहेवियर कोई भी फैक्टर ना हो, लेकिन एम्प्लॉय का कोई ना कोई बिहेवियर तो होगा ही ना, तो एम्प्लॉय का बिहेवियर किसी ना किसी चीज़ पे तो डिपेंड करेगा ही। तो वो बी नॉट जो है वो कांस्टेंट है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो जिसके ऊपर एम्प्लॉय का बिहेवियर डिपेंड करेगा। तो एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता हो। बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, उन तमाम वेरिएबल्स को हम एरर टर्म में डालते हैं, और बी नॉट में वो वेरिएबल होगा कि अगर हम कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना लें तो बी नॉट कांस्टेंट वो वेरिएबल होंगे कि जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करेगी ही करेगी। ये फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि आपका बिजनेस चले ना चले, सेल हो ना हो, आपको सैलरीज देनी ही देनी है, आपको बिजली का बिल पे करना ही करना है। तो वो बी नॉट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो वो फिक्स वेरिएबल होता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, लेकिन फिर भी बी नॉट तो कुछ ना कुछ तो होगा ही जिसके ऊपर एम्प्लॉय बिहेवियर डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। बट इट विल वेरी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। एग्जैक्टली उरुज, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करेगी। सो वी कैन राइट एनीथिंग लाइक सैलरी। हाँ, बी नॉट के अंदर वो सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम रिग्रेशन रन करेंगे तो फिर हम बताएंगे। ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की जो इक्वेशन बनेगी, इसमें वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिपेंड इज इक्वल टू बी नॉट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, प्लस B1 ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, B2 जॉब डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगी, कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगी, प्लस ई क्या चीज़ है? वो तमाम वेरिएबल जो हमने इस इक्वेशन के अंदर ऐड नहीं किए हैं। तो वो तमाम वेरिएबल जो हैं वो एरर टर्म और रेजिडुअल में कंबाइन होके आ जाते हैं। हम इसको अज्यूम करते हैं कि एरर टर्म जो है वो ज़ीरो होगी। ये ज़ीरो होगी तो ये सही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करेंगे। तो अजम्पशंस होती हैं प्रिडिक्शन की। ओके, हाउ मैनी ई शुड वी राइट बिकॉज इट विल बी मल्टीपल वेरिएबल। जी, ई के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, क्वांटिटी नहीं बताता है। ई जो है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एरर टर्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसको कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट जो है, हम रिग्रेशन रन करने से पहले कुछ अजम्पशंस को हम डील करेंगे। हमारी प्रिडिक्शन जितनी अच्छी होगी, जितनी रियलिटी के करीब प्रिडिक्शन होगी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जितनी प्रिडिक्शन होगी उतना ही अच्छी रिसर्च होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है अच्छी प्रिडिक्शन के लिए हमें 3-4 हमें अजम्पशंस पूरी करनी होगी। जब हम रिग्रेशन की सारी अजम्पशंस को पूरी करेंगे तो हमारी प्रिडिक्शन रियलिटी के बिल्कुल करीब होगी, तो हमारी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होगी। मुझे प्रिडिक्ट करना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन कब तक आ जाएगी, तो मेरे पास सारा डेटा होगा, मैं उसके ऊपर ये सारी अजम्पशन लगाऊंगा, उसके बाद फिर प्रिडिक्शन दूंगा। जब तक मेरी अजम्पशंस सही नहीं आएंगी उस वक्त तक प्रिडिक्शन भी सही नहीं आएगी। अच्छा, पहली प्रिडिक्शन क्या है? नॉर्मेलिटी। डेटा जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का क्या मतलब है? जो नॉर्मेलिटी ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम। आपके पास डेटा है, इस अगर मुझे किसी वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूँगा?
ये देखें, ये नॉर्मेलिटी का ग्राफ होता है कि ज़्यादातर डेटा जो है वो मीन बीच के अंदर मौजूद होता है। ये नॉर्मल ग्राफ बना हुआ है, इट मीन डेटा जो है वो ज़्यादातर बीच में है। तो मुझे हर वेरिएबल की नॉर्मेलिटी, पहली अजम्पशन क्या है, नॉर्मेलिटी चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, हिस्टोग्राम से। कैसे जाते हैं, SPSS ग्राफ में, लिगेसी डायलॉग में, हिस्टोग्राम में। कैसे जाएंगे, SPSS में ग्राफ का ये ऑप्शन है, लिगेसी डायलॉग में जाएंगे, इसके बाद सबसे आखिरी ऑप्शन है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हर वेरिएबल को बारी बारी आप पुट करेंगे। वेरिएबल 1 ग्रीन लॉजिस्टिक हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नीचे एक ऑप्शन है डिस्प्ले नॉर्मल कर्व, इसके ऊपर टिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो हमारे आउटपुट में ये नॉर्मल ग्राफ बन के आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा राइट स्क्यूड है, तो इसकी नॉर्मेलिटी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद दूसरी बार दूसरे वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, ग्राफ में जाएंगे, लिगेसी डायलॉग, हिस्टोग्राम। इस वाले वेरिएबल को रिमूव करेंगे, दूसरा वेरिएबल रिवर्स लॉजिस्टिक का सिलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले नॉर्मल क्लिप, ओके करेंगे, हमारे दूसरे वेरिएबल की नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये वाला वेरिएबल जो है ये काफ़ी अच्छा नॉर्मल है, सही है। फिर तीसरे वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, हिस्टोग्राम में जाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, तीसरा वेरिएबल डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाला, ओके करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट स्क्यूड आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। E error the scatter plot on the graph then tell how much the actual answer deviate from our real prediction। बेटा मलिहा इतना एडवांस ना चलें, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता हूँ स्कैटर प्लॉट से हम कैसे चेक करते हैं, एरर टर्म कैसे देखते हैं। पहले नॉर्मेलिटी देख लें। इस तरह से आप हर वेरिएबल की नॉर्मेलिटी लगाएंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे। हिस्टोग्राम में जाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ऐड करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी, ये इसकी नॉर्मेलिटी सही नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो लेफ़्ट साइड पर स्क्यूड आ रहा है। अगर अजम्पशन सही ना आए तो फिर आप क्या करेंगे, आखिरी वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, हिस्टोग्राम, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी भी नॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, ये भी थोड़ा सा लेफ़्ट स्क्यूड आ रहा है। अगर नॉर्मेलिटी सही ना आए तो फिर क्या किया जाए, सब वेरिएबल साथ अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं साथ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बारी बारी हर वेरिएबल, तीन वेरिएबल तो हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपकी फर्स्ट अजम्पशन जो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन है, ये मेरे पास दूसरा डेटा है एम्प्लॉय वाला, इसके ऊपर ग्राफ नॉर्मेलिटी लगाता हूँ, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर मैं नॉर्मेलिटी लगाता हूँ, डिस्प्ले नॉर्मल कर, और इसको मैं देखता हूँ तो ये नॉर्मल आ रहा है। अगर नॉर्मेलिटी सही ना आए तो उसकी रेमेडी क्या है, सही किस तरह से लगाया जा सकता है, क्या किया जाए, तो फिर डेटा का स्क्वायर लेना पड़ता है, जो आपका वेरिएबल है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। कैसे स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेट सपोज मेरे पास ये जो मेरे पास सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस वाला वेरिएबल है, इसकी नॉर्मेलिटी सही नहीं आ रही है, मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, इस वेरिएबल का स्क्वायर लूँगा। स्क्वायर कैसे लेंगे, इज इक्वल टू इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई विद द सेम वेरिएबल करना पड़ेगा। इस वैल्यू की 4.6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 × 21, सही है। इस वैल्यू का 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया स्क्वायर, या फिर इसका लॉग लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेने के बाद फिर हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। लॉग लेने के बाद LOG इज इक्वल टू, सॉरी फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू लॉग, LOG log 10 लेंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इस वैल्यू का लॉग आए। लॉग लेने के बाद फिर इस वैल्यू का नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, फिर भी नॉर्मेलिटी सही नहीं आती तो हम ln वाला लॉग लेंगे, इज इक्वल टू ln, और इसी वैल्यू का
ln वाला लॉग लेंगे। यहाँ पे मैं ln लिख रहा हूँ, इस वैल्यू। फिर ये ln वाला जो लॉग है इसकी नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। फिर भी नॉर्मेलिटी चेक नहीं आती तो फिर हम क्यूब लेंगे। क्यूब कैसे लगें? इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद द सेम वैल्यू, मल्टीप्लाई विद द सेम वैल्यू, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो 4.6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 आ जाएगा। क्यूब लेने के बाद फिर नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। क्यूब से भी सही नहीं आ रही तो फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू SQ/RT। स्क्वायर रूट लेंगे इस वेरिएबल का, उसके बाद इस पूरे वेरिएबल को SPSS में डालेंगे। तो इस मैं यहाँ से इन तमाम लॉग रूट को कॉपी करूँगा, यहाँ SPSS में डेटा व्यू में जाके एंड पे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट विद द वेरिएबल नेम। तो ये मेरे पास स्क्वायर क्यूब लॉग ln स्क्वायर रूट के वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब मैं इनकी हिस्टोग्राम चेक करूँ। पहले लॉग का नॉर्मेलिटी चेक करूँगा। लॉग की नॉर्मेलिटी भी सही नहीं आ रही है, राइटली स्क्यूड आ रहा है। फिर मैं दोबारा लॉग को रिमूव करूँगा, ln वाले की चेक करूँगा। ln वाले की आपकी नॉर्मेलिटी सही हो गई। तो जिन वेरिएबल की नॉर्मेलिटी सही नहीं आ रही होती उनका या तो स्क्वायर लेते हैं या लॉग लेते हैं या रूट लेते हैं। इस तरह से चेंज करने के बाद फिर उसकी नॉर्मेलिटी चेक की जाती है। सर हर वेरिएबल की नॉर्मेलिटी आना लाजमी है। अगर 4 वेरिएबल की आए और एक की ना आए तो फिर क्या करना है? वही करना है, लॉग लेना है, स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है। तो जिसकी सही नहीं आ रही उसका लॉग ले लें, स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, फिर चेक करें, फिर क्यूब लें, फिर चेक करें, फिर स्क्वायर लें, फिर चेक करें, फिर लॉग लें, फिर चेक करें। फिर भी सही नहीं आ रही, स्क्वायर रूट लें, फिर भी सही नहीं आ रही तो अंडर रूट लें, फिर भी सही नहीं आ रही तो फिर तेल लगा के आग लगाते हैं डेटा को। तो नॉर्मली लॉग लेने के बाद नॉर्मेलिटी सही आ जाती है। तो ये पहली अजम्पशन जो है वो इम्पोर्टेंट अजम्पशन है। तो नॉर्मेलिटी कोशिश कीजिएगा कि वो नॉर्मेलिटी सही आ जाए आपके डेटा की। सही है। इस तरह से ये दूसरा डेटा है, इसकी नॉर्मेलिटी मैं चेक करूँगा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की चेक कर ली, कंट्रोल की चेक करूँगा। इस तरह से मैं हर वेरिएबल की नॉर्मेलिटी, ये थोड़ा सा लेफ़्ट स्क्यूड आ रहा है तो मैं कंट्रोल का लॉग लूँगा, उसके बाद फिर इसकी नॉर्मेलिटी रीज़न क्या है? ताकि हमारी प्रिडिक्शन जो है वो अच्छी हो जाए। ये रिग्रेशन की पहली अजम्पशन है। हम रिग्रेशन उस वक्त तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हमारे डेटा की नॉर्मेलिटी सही नहीं आएगी। तो अगर हमारे डेटा की नॉर्मेलिटी सही आ रही है, इस तरह की आ रही है, तो नॉर्मल कर्व मीन दैट वेरिएबल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। If variable does not come normal, then take the log of each variable, then try, और take square फिर ट्राई करें, रूट लें फिर ट्राई करें, फिर ln वाला लॉग लें फिर ट्राई करें। तो जब तक इसकी नॉर्मेलिटी सही नहीं आएगी उस वक्त तक आप ट्राई करते रहेंगी। पहली अजम्पशन हो गई। दूसरी अजम्पशन है आउटलायर चेक करने की। डेटा के अंदर आउटलायर्स होते क्या हैं? आउटलायर क्या होता है? अगर कोई डेटा के अंदर ऐसी आउटस्टैंडिंग वैल्यू हो जो बाकी तमाम वैल्यू से बिल्कुल हटकर हो, ऐसी वैल्यू को बोलते हैं आउटलायर। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास के अंदर एवरेज स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी? सबकी हाइट जो है वो 5 फीट से लेके 11 या 6 फीट तक होगी। सही है। 5.5 से लेके 5.9 तक ज़्यादातर लोगों की हाइट होगी। अगर कोई मोहम्मद इरफान जो फास्ट बॉलर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, 7 फुट उसकी हाइट है, वो आपकी क्लास में आ जाता है तो वो आउटलायर होगा, क्योंकि 7 फुटर जो है वो क्लास में कोई भी नहीं है। तो ऐसी वैल्यू जो एवरेज वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा हट के हो तो वो एवरेज वैल्यू को ख़राब कर रही होती है। तो ऐसी वैल्यू
जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, बहुत ही ज़्यादा एवरेज वैल्यू से हटकर वैल्यू हो, तो ऐसी वैल्यू को कहते हैं आउटलायर्स। ऐसी वैल्यू को आप अपने डेटा से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करेंगे तो फिर आपके डेटा के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। चेक करने के आउटलायर्स कैसे चेक किए जाते हैं? आउटलायर्स जो है वो बॉक्स प्लॉट्स के ज़रिए से चेक किए जा रहा है। SPSS में जाएंगे, ग्राफ में लिगेसी डायलॉग में बॉक्स प्लॉट का ऑप्शन होगा। हम हर वेरिएबल्स की यहाँ ग्राफ में जाएंगे, लिगेसी डायलॉग में जाएंगे और बॉक्स प्लॉट में जाएंगे। आउटलायर्स क्या होते हैं? यहाँ सिंपल पे क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन है समरीज ऑफ सेपरेट वेरिएबल, इसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरे ऑप्शन को डिफाइन करेंगे, इसके बाद तमाम वेरिएबल एक साथ सेलेक्ट करके हम ये सारे पांचों के पांचों वेरिएबल एक साथ डालेंगे, ओके करेंगे। अब हम आउटपुट देखेंगे तो वो वैल्यू जो बॉक्स के बाहर आ रही हैं और रिपीट हो रही हैं वो आउटलायर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 24th वैल्यू ये बाहर आ रही है, ये 24th यहाँ पे भी आ रही है। इसके अलावा तो ये 24 जो है ये यहाँ इस वाले वेरिएबल में भी मसला कर रहा है, रिवर्स लॉजिस्टिक में भी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी। तो इसका मतलब है ये जो 24th रो है ये मसला कर रही है डेटा के अंदर, और 5 भी मसला कर रहा है, और 1 और 3 और 14। तो इस वाले डेटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटलायर्स मौजूद हैं। इन आउटलायर्स को रिमूव करना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो रिसर्चर की चॉइस होती है अपनी कि वो रिमूव करता है या इस आउटलायर को कीप करता है। सर क्या चार्ट में लिखा शो होगा कि ये परफेक्ट नॉर्मल है? नहीं, वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है या राइट की तरफ झुका हुआ है या लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है। खुद ही देखकर ही जज करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है या फिर नहीं है। तो नॉर्मली आपको दिखकर पता चल जाता है, ये देखें ये नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल आ रहा है, कोई इतना राइट और लेफ़्ट वाला नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ आप मेजर करेंगे, सही है। इस तरह से आप आउटलायर्स को चेक करेंगे। तो ये जो 24th वैल्यू है इसको डिलीट कैसे करेंगे? SPSS में जाएंगे, ये जो 24th रो है, 24th रो, ये वाली रो जो है ये मसला कर रही है, ये आउटलायर है, इसको मैं करके क्लियर कर दूंगा तो ये 24th रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब मैं ग्राफ में जाके बॉक्स प्लॉट में जाके चेक करूँगा तो ये जो 24th वैल्यू होगी ये डिलीट हो गई, ये सिर्फ यहाँ पे आ रही है। अब देखें आउटलायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। ऊपर वाले आउटलायर्स जो थे वो 24 भी थे, 22, 14, 19, 4, पता नहीं क्या क्या आ रहे थे। यहाँ 24 को डिलीट किया तो आउटलायर बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब जो 25th वैल्यू, जो 25th वाली रो थी वो ऊपर आ गई, तो वो भी मसला कर रही है, तो हम इसको भी डिलीट क्लियर करके फिर दोबारा चेक करेंगे। तो हमारे पास जो 24th वाला आउटलायर है वो ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो ऐसा आउटलायर जो बहुत ज़्यादा मसला कर रहा हो उसको रिसर्चर डिलीट कर देता है, लेकिन आप डिलीट करेंगे तो आपका डेटा कम हो जाएगा। तो आपका डेटा ऑलरेडी ही बहुत कम है, तो ये रिसर्चर की चॉइस होती है कि वो आउटलायर्स को कीप रखे अपने मतलब डेटा के अंदर रखे या फिर डिलीट कर दे। अगर बहुत ही ज़्यादा मसला कर रहे हो तो डिलीट कर दे। सर ये आउटलायर का बिफोर आफ्टर दोनों शो करिएगा वर्ड फाइल में। जी दोनों शो करने पड़ेंगे। रिमूव करने से पहले क्या वैल्यू आ रही थी, आपने कौन कौन से डेटा रिमूव किया है, उसके बाद जो है वो क्या रिज़ल्ट आया है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ग्राफ में जाके लिगेसी डायलॉग में बॉक्स प्लॉट में जाके सिंपल समरीज ऑफ सेपरेट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे, तमाम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। दो भी वैल्यू डेटा बॉक्स के बाहर आ रही होगी वो आउटलायर्स कंसीडर किए जाते हैं। रिसर्चर या तो इनको रिमूव कर सकता है या फिर इनको कीप कर सकता है। ये दूसरी आपकी अजम्पशन हो गई। अच्छा, तीसरी अजम्पशन है लीनियरिटी इन पैरामीटर। लीनियरिटी इन पैरामीटर, पैरामीटर क्या होते हैं? वाई, ये इक्वेशन है, मॉडल है ये आपका, जिसमें वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, बी नॉट कांस्टेंट है, B1 जो है ये आपका पैरामीटर है, ये बीटा वैल्यू है।
लीनियरिटी इन पैरामीटर का मतलब है कि ये जो B1 की जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी, वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगी। B2 की जो पावर है वो हमेशा 1 होगी। जितने भी बीटाज हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, B1, B2, B3, B4, उन सब की पावर जो है वो हमेशा 1 होगी। इसको कहते हैं लीनियरिटी इन पैरामीटर। अगर B1 स्क्वायर हुआ तो इट मीन्स कि वो लीनियरिटी नहीं होगी। तो लीनियरिटी का मतलब है कि पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। पैरामीटर मस्ट हैव पावर ऑफ 1, कैन नॉट बी स्क्वायर। तो ये पावर जो है वो स्क्वायर नहीं होगी, वो B2 स्क्वायर नहीं हो सकता, B2 क्यूब नहीं हो सकता, B2 की पावर 4 नहीं हो सकती। जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर स्क्वायर हो सकती है, लेकिन पैरामीटर्स की पावर जो है वो स्क्वायर कभी भी नहीं होगी, ये हमेशा 1 होगी। लीनियरिटी इन पैरामीटर। लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं हम? कैमो बॉलेट सैंपल साइज से चेक करते हैं और स्कैटर प्लॉट से लीनियर बनाते हैं। ग्राफ में जाते हैं, लिगेसी डायलॉग में, और स्कैटर और डॉट मैट्रिक्स, ये एक सेकंड लास्ट ऑप्शन है। स्कैटर के ज़रिए से हम लीनियरिटी चेक करते हैं कि डेटा जो है वो लीनियर है या नहीं है। स्कैटर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन है मैट्रिक्स स्कैटर का। सेकंड ऑप्शन को चूज़ करके डिफाइन करेंगे। इसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सिलेक्ट करके मैट्रिक्स वेरिएबल में डालेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास डॉट में वैल्यूज़ आ जाएंगी, सारा डेटा डॉट में आ जाएगा। इस ग्राफ को डबल क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस लाइन बनी हुई आएगी, ऐड ए रेफरेंस लाइन इक्वेशन। इसके ऊपर जब क्लिक कर देंगे तो लीनियर लाइन बन के आ जाएगी। ये इसको क्लोज करूँगा तो ये सारी डेटा के अंदर लाइन बन के आ गई। ये लीनियरिटी इन पैरामीटर के जितना भी डेटा है वो लाइन की सराउंडिंग में होगा। ये देखें, जितने भी डॉट हैं वो लाइन की सराउंडिंग में है, वो लाइन की सराउंडिंग में है, वो लाइन की सराउंडिंग में है। तो डेटा जो है वो लीनियर है। इट मीन्स के डेटा जो है वो लीनियर है। सर आउटलायर रिपीट नहीं कीजिएगा, वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा रिपीट कर करके। सही है। तो तीसरी अजम्पशन भी हमारी हो गई कि डेटा मस्ट बी लीनियर इन पैरामीटर। तो डेटा लाइन की सराउंडिंग में होगा तो इट मीन्स के वो डेटा जो है वो लीनियर है। अच्छा जी, अजम्पशन और सैम्पल साइज़ की भी एक अजम्पशन होती है। सैम्पल साइज़ की अजम्पशन कैमो बॉलर टेस्ट से, ये मैं EFA में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सैम्पल साइज़ एडिक्वेट, जितना सैम्पल साइज़ बड़ा होगा उतना ही रिज़ल्ट एनालिसिस के अच्छे आएंगे। तो सैम्पल साइज़ चेक कैसे करते हैं? कैमो बॉलर टेस्ट से। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। एनालाइज में जाके, EFA में जाके, डायमेंशन डिटेक्शन में, फैक्टर में जाके, डिस्क्रिप्टिव में जाके कैमो बॉलर टेस्ट को चेक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो हमें सैम्पल साइज़ की एडिक्वेसी बताता है। तो इसकी सैम्पल साइज़ की एडिक्वेसी सही नहीं आ रही है। सही है। तो कैमो बॉलर से सैम्पल साइज़ भी पता चल गया, लीनियरिटी आपको स्कैटर प्लॉट से पता चल गई। मैं शुरू से रिपीट करता हूँ। पहली अजम्पशंस थी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किससे? हिस्टोग्राम से चेक होती है कि हर वेरिएबल जो है वो नॉर्मल है। दूसरी अजम्पशन क्या है? आउटलायर्स। आउटलायर जो होती हैं वो आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़ होती हैं जो एवरेज वैल्यूज़ को ख़राब कर रही होती है। चेक करने के लिए हम बॉक्स प्लॉट से देखते हैं, जो भी वैल्यू बॉक्स के बाहर आ रही होती है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तीसरी अजम्पशन है लीनियरिटी इन पैरामीटर का क्या मतलब है कि ये जो बीटा वैल्यू है इसकी पावर 1 होगी। बीटा वैल्यू की पावर हमेशा 1 होगी, स्क्वायर या क्यूब नहीं होगी। चेक करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट कैसे जाते हैं? ग्राफ में, लिगेसी डायलॉग में, स्कैटर या डॉट मैट्रिक्स प्लॉट पे, तो उस पर डबल क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हम लीनियरिटी इन पैरामीटर तीनों और सैम्पल साइज़ की एडिक्वेसी कैसे चेक करते हैं? कैमो बॉलर टेस्ट से। तो ये 4 अजम्पशंस हो गई हमारी। पांचवी अजम्पशंस है हमारी
नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। पांचवी अजम्पशन है नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी और नो ऑटो कोरिलेशन। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, कोलिनियरिटी क्या होती है? कोलिनियरिटी या कोरिलेशन जो होती है वो क्या होती है? एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप। कोलिनियरिटी या मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन क्या चेक करता है? रिलेशनशिप अमंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या हैं आपके यहाँ पे? इंडिपेंडेंट ग्रीन लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, रीमैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी, ये चार आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इन चारों के दरमियान में कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। चेक कैसे करूँगा? एनालाइज में जाऊँगा, कोरिलेशन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे मल्टी कोलिनियरिटी सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेक करनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेक नहीं करनी। तो मैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और इनकी कोरिलेशन चेक करूँगा। ये आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। ये नेगेटिव कोरिलेट है और ये वीक, और ये 0.26 जो है ये वीक कोरिलेशन है। 0.41 जो है, 0.476 जो है ये मॉडरेट कोरिलेटेड है, और ये -0.22 जो है ये भी वीक कोरिलेशन है। तो ये जितने भी तीनों इंडिपेंडेंट, चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं ये आपस में वीकली कोरिलेटेड होने चाहिए, स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं तो इनके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी की अजम्पशन वायलेट हो रही है। सर कैमो तो कर चुके हैं हम, तो फिर अगेन करने के, हाँ अगेन दोबारा करने की, लेकिन मैं अजम्पशन में बता रहा था। तो मल्टी कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन चेक करते हैं। नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या होती है? हर वेरिएबल अपनी पास्ट वैल्यू के साथ भी कोरिलेट नहीं होना चाहिए। पास्ट वैल्यू का क्या मतलब है? कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी पास्ट वैल्यू मीन्स कि कल की वैल्यू, परसों की वैल्यू, 2 दिन पहले की वैल्यू, 4 दिन पहले की वैल्यू, 5 दिन पहले की वैल्यू। तो लेट सपोज अगर आपकी ट्रेनिंग का एक वेरिएबल है, तो हो सकता है आज कोई ट्रेनिंग भी हो, आपकी कल कोई ट्रेनिंग भी हो, परसों कोई ट्रेनिंग भी हो, 3 दिन पहले कोई ट्रेनिंग भी हो। तो अपनी पास्ट वैल्यू के साथ भी वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर अपनी पास्ट वैल्यू के साथ भी कोरिलेट नहीं होना चाहिए। सिर्फ कोरिलेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन होनी चाहिए। ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड होनी चाहिए, ना ही अपनी पास्ट वैल्यू के साथ कोरिलेटेड होने चाहिए। तो ये अजम्पशन कहलाती है नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी और नो ऑटो कोरिलेशन। चेक कैसे करते हैं SPSS में? हम रिग्रेशन में जाएंगे और VIF के ज़रिए, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के ज़रिए से चेक करते हैं, और वैल्यू जो है वो 5 से कम होनी चाहिए। ऑटो कोरिलेशन जो है वो डर्बिन वाटसन के टेस्ट से चेक करते हैं। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ यहाँ पे। सर हमारे डेटा में तो कोई पास्ट वैल्यू नहीं होगी। नहीं, आपके डेटा में कोई पास्ट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसको चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, रिग्रेशन का जो ऑप्शन है इसमें, और लीनियर का ऑप्शन चेक करें, क्योंकि आपकी लीनियर रिलेशनशिप है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपका रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर को सिलेक्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करेंगे, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेलेक्ट करके डिपेंडेंट में डालेंगे। यहाँ नीचे बॉक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पेस्ट कर देंगे। सही है।
स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो ये कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिस है। इससे हमें पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेशन है उनका या फिर नहीं है। ये दूसरा टेस्ट है डर्बिन वॉटसन, इसको भी चेक करेंगे। इससे हमें ऑटो कोरिलेशन पता चलेगी कि कोई भी वेरिएबल अपनी पास्ट वैल्यू के साथ तो कोरिलेटेड नहीं है, तो इन दोनों को टिक करेंगे। इससे हमें पता चलेगा मल्टी कोलिनियरिटी। डर्बिन वॉटसन से हमें पता चलेगा ऑटो कोरिलेशन। कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स से हमें पता चलेगा कि मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है या नहीं है। डर्बिन वॉटसन क्या बताता है कि अपनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पास्ट वैल्यूज़ के दरमियान कोरिलेशन है या नहीं है। इन दोनों को मैं चेक करूँगा और ओके कर दूँगा। डर्बिन वॉटसन की वैल्यू आ रही है 2.4। इसकी डर्बिन वॉटसन की आइडियल वैल्यू होती है 1.7 से लेके 2.3 के दरमियान। अगर इसकी वैल्यू 2.3 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान ऑटो कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन का मसला है, अजम्पशन को वायलेट कर रहा है। दूसरा VIF, ये ग्राफ होता है कोएफिशिएंट का, बीटा कोएफिशिएंट्स का ग्राफ होता है, टेबल होता है। इस टेबल में आखिर में आ रहा होता है VIF। VIF की वैल्यू जो है वो 4 या 5 से कम होनी चाहिए। तो सारी की सारी वैल्यूज़ 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 4 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो VIF की वैल्यूज़ अगर 4 से कम हो तो इसका मतलब है कि नो मल्टी कोलिनियरिटी। बेटा आप YouTube को रिपीट कर करके मेरा लेक्चर बार बार सुनते रहना और हर अजम्पशन को अप्लाई करते रहना अपने डेटा के अंदर, और जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करते जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिज़ल्ट आपका आएगा। इस टेबल को आप कॉपी करेंगे, वर्ड की फाइल में पेस्ट करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि VIF की वैल्यू जो है वो 4 से कम है। इट मीन्स कि देयर इज़ नो मल्टी कोलिनियरिटी। अगर ये 4 से ज़्यादा आ रही होती VIF की वैल्यू तो इसका मतलब है कि मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी अजम्पशन वायलेट होती है तो हम उसकी रेमेडी क्या है? हम उसका लॉग लेते हैं, हम उसका स्क्वायर लेते हैं, हम उसका क्यूब लेते हैं, हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो कोई भी अजम्पशन वायलेट होगी तो हमारे पास यही रेमेडी है। फिर भी अगर कोई अजम्पशन वायलेट हो रही है तो हम एक वेरिएबल को, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि ये ग्रीन लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, रीमैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी का इशू किसी इन चारों में से किसी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में आ रहे हैं तो हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिलीट कर देंगे, उस मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे और लीनियरिटी डायग्नोस्टिक। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में कोई मसला आ रहा है, मल्टी कोलिनियरिटी का इशू, तो मैं सेलेक्ट करके उसको डीसेलेक्ट कर दूंगा और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके अपना रिग्रेशन रन करूँगा। तो डर्बिन वॉटसन की वैल्यू 2 के इर्द गिर्द आनी चाहिए, 3.7 से 2.3 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2.5 आ रही है, तो इसका मतलब है डेटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन है। SPSS एनालिसिस में जाएंगे, ये VIF की वैल्यू, ये दूसरे डेटा पे मैं रन करके बताता हूँ। तो VIF की ये मल्टी कोलिनियरिटी इज बीइंग चेक थ्रू VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के ज़रिए से चेक की जाती है। विच शोज दैट द वैल्यू इज़ लेस देन 5 विच मीन दैट देयर इज़ नो मल्टी कोलिनियरिटी। ये पूरी टेबल की इंटरप्रिटेशन आप लिखेंगे। इफ़ VIF वैल्यू इज मोर देन 5 then it means that independent variables are correlated with each other. As a remedy, we can take log any one variable, drop any one variable. No autocorrelation means that independent variable should not be correlated with their own lag value. Lag value जो होती है वो past values को हम lag values कहते हैं, with their own self. डर्बिन वॉटसन का टेस्ट चेक किया जाता है जिसकी वैल्यू 2 के
करीब करीब होनी चाहिए। यहाँ पे डर्बिन वाटसन की वैल्यू आ रही है 1.940। इसका मतलब है कि देर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। अगर वैल्यू 1.7 से 2.3 के बीच में आए, बिटवीन वैल्यू जो है वो 1.7 से 2.3 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1.9 आ रही है, तो इट मीन्स देर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। अजम्पशन हमारी 5 भी चेक हो गई। कौन सी अजम्पशन थी ये? नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, नो ऑटो कोरिलेशन। मल्टी कोलिनियरिटी चेक होती है VIF से, ऑटो कोरिलेशन चेक होती है डर्बिन वाटसन से। सही है, ये आपको दोनों टेस्ट मैंने बता दी। एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियरिटी। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दोनों ऑप्शन को चेक कर लेंगे। सर सारी अजम्पशन का ठीक होना ज़रूरी है जी, सारी अजम्पशन का ठीक होना ज़रूरी है। कोई भी अजम्पशन अगर मसला कर रही है तो उसकी रेमेडी मैंने बता दी है। उस वेरिएबल का लॉग ले लें, उसका स्क्वायर ले लें, फिर चेक करें, क्यूब ले लें, फिर चेक करें। इस तरह से नॉर्मली सबकी सही आती है। ऑटो कोरिलेशन का पैरामीटर रिपीट कर दें। ऑटो कोरिलेशन जो है वो डर्बिन वाटसन से चेक की जाती है। एनालाइज, रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर में डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल पुट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ स्टैट्स में जाएंगे और ये डर्बिन वाटसन को चेक कर देंगे, चेक के ऊपर टिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो डर्बिन वाटसन की 2.5 वैल्यू आ रही है। वैल्यू जो है वो 2 के करीब आनी चाहिए, 2.3 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 2.3 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है इस वाले डेटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है। ये मेरे पास दूसरा डेटा है, इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ। एनालाइज में, रिग्रेशन में, लीनियर में जाऊंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीटास्किंग, ट्रेनिंग। स्टैट्स में जाऊंगा, कोलिनियरिटी डायग्नोसिस से मेरा मल्टी कोलिनियरिटी चेक होगी, डर्बिन वाटसन से ऑटो कोरिलेशन चेक होगा। कंटिन्यू करूंगा, ओके करूंगा और फिर मैं रिजल्ट को देखूंगा। यहाँ पे डर्बिन वाटसन की वैल्यू 1.729 आ रही है। इट मीन कि वैल्यू 1.7 से 2.3 के बीच में है। इसका क्या मतलब है? देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन बताता है। अब मुझे मल्टी कोलिनियरिटी देखनी है तो मैं VIF को देखूंगा। VIF की कोई भी वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी नहीं है, सिर्फ ये 2.0 इन्वायरमेंट की बड़ी आ रही है, लेकिन वो भी 4 से बड़ी नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ नो मल्टी कोलिनियरिटी एज वेल। तो इस तरह से आप अपने डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी भी चेक करेंगे। आखिरी अजम्पशन है होमोसिडेस्टिसिटी। होमोसिडेस्टिसिटी क्या चीज़ होती है? होमोसिडेस्टिसिटी और हेट्रोसिडेस्टिसिटी। होमोसिडेस्टिसिटी जो होती है वो एरर टर्म की होती है। वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म शुड बी द सेम विद द वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है? सेम जेंडर। सही है, मेल और मेल को होमोसेक्सुअल बोलते हैं। होमोसेक्सुअल फीमेल की शादी हो रही हो, अगर UK USA में हो रही होती है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही होती, उसको क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं। सही, होमो का मतलब है सेम जेंडर। तो होमोसिडेस्टिसिटी का क्या मतलब है? कि वेरिएंस शुड बी द सेम। किसका वेरिएंस किसके साथ सेम हो? एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह का होना चाहिए। ये जो एरर टर्म है, एरर टर्म कहाँ होती है? ये y डिपेंडेंट वेरिएबल, B0 कांस्टेंट होता है, B1 जो होता है पहले वेरिएबल की बीटा वैल्यू, B2 दूसरे वेरिएबल की बीटा वैल्यू, B3 तीसरे वेरिएबल की बीटा, B4 चौथे वेरिएबल की बीटा वैल्यू। ई जो होता है वो क्या होता है? आपका एरर टर्म। ये एरर टर्म जो है ये भी नॉर्मल होना चाहिए और इसका जो वेरिएंस है शुड बी द सेम विद द वेरिएंस ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह का सेम होना चाहिए। ये आपकी लास्ट अजम्पशन है, जिसको चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं? एनालाइज में जाते हैं, रिग्रेशन में जाते हैं, लीनियर में जाते हैं। यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करेंगे, तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डालेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है प्लॉट्स का।
ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्लॉट का जो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल प्लॉट्स, तो ये रेजिडुअल यानी जो एरर टर्म है उसके प्लॉट को शो करेगा। वाई एक्सिस पे मैं जेड पी रेड को सेलेक्ट करूँगा, वाई एक्स एक्सिस पे जेड रेजिड को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये जेड स्टैट्स जो होता है इसकी रेजिडुअल की वैल्यू एक्स एक्सिस पे, हिस्टोग्राम पे चेक लगाऊंगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, तो ये मुझे शो करेगा कि जो मेरे एरर टर्म हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं, उनका वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट की तरह का नॉर्मल वेरिएंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और मैं एरर टर्म को देखूँगा। एरर टर्म का जो ये ग्राफ है ये नॉर्मल आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो मेरी एरर टर्म का वेरिएंस है इट इज़ द सेम विद द वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो होमोसिडेस्टिसिटी होना ज़रूरी है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। तो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म शुड बी द सेम विद द वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारी लास्ट अजम्पशन जो है, ये एरर टर्म का लीनियरिटी ग्राफ बन रहा है, वो जो कि लीनियर शो कर रहा है डेटा जो है। तो इट मीन्स के वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएंस से मिलता जुलता है। मैं यही एनालिसिस जो है दूसरे डेटा पे अप्लाई करता हूँ। एनालाइज में जाऊँगा, रिग्रेशन में जाऊँगा, लीनियर में। ये डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किया, ये इंडिपेंडेंट। इस ऑप्शन पे जाऊँगा, प्लॉट्स में जाऊँगा, प्लॉट्स में जाके जेड पी रेड को मैं वाई में सेलेक्ट कर लूँगा, जेड रेजिड को मैं एक्स एक्सिस पे सेलेक्ट कर लूँगा, हिस्टोग्राम पे चेक लगाऊँगा, नॉर्मेलिटी प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स पे चेक लगाऊँगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे रेजिडुअल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं है। कंटिन्यू करूँगा, ओके करूँगा, रिज़ल्ट देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरे रेजिडुअल्स के जो ग्राफ है वो नॉर्मल है। ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं वो मीन में ही आ रही हैं। ये लीनियर प्लॉट आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे एरर टर्म जो हैं वो भी लीनियर हैं और एरर टर्म जो है वो भी नॉर्मल है। तो इस तरह से जो है मैं सारी अजम्पशन चेक करूँगा। लास्ट अजम्पशन जो है वो क्या अज्यूम करते हैं, ये जो एरर टर्म होता है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो कंसीडर की जाती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज़ ज़ीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू इस ये जो ई होता है इसको ज़ीरो कंसीडर, इसको ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा तो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। अगर इसको ज़ीरो नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसकी कोई वैल्यू होगी, इसको ज़ीरो कंसीडर किया जाता है, तो फिर ये चारों के चारों वेरिएबल जो हैं ये इम्पैक्ट डालेंगे वाई के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो एरर टर्म को हम ज़ीरो अज्यूम करते हैं, ये आपकी लास्ट अजम्पशन होती है। अगर इसमें से कोई भी अजम्पशन पूरी ना हो रही हो तो हम क्या रेमेडी यूज़ करते हैं, हम उस वेरिएबल का स्क्वायर लेते हैं, उसका लॉग लेते हैं, उसका ln लेते हैं, उसका क्यूब लेते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर चेक करते हैं। यही रेमेडी है। ये सारी अजम्पशन पूरी होंगी, ये सारी सातों की सातों आठों की आठों अजम्पशन पूरी होंगी, फिर जो हमारी प्रेडिक्शन होगी वो प्रेडिक्शन अनबायस्ड होगी। वो प्रेडिक्शन कहलाती है ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड। यू से आता है अनबायस्ड और ई से आता है एस्टिमेट। ब्लू का क्या मतलब है, बेस्ट। एल का क्या मतलब है, लीनियर। यू का क्या मतलब है, अनबायस्ड। बेस्ट लीनियर BLU, ब्लू BLUE, ब्लू। ई जो होता है वो एस्टिमेट होता है। तो ये ब्लू होता है कि हमारे सारी अजम्पशन चेक करने के बाद जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, रिग्रेशन लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रेशन करेंगे, तो जब हम नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन लगाएंगे तो जब हमारी सारी अजम्पशन सही होंगी तो फिर जब हम प्रिडिक्शन देंगे तो वो प्रिडिक्शन हमारी रियलिटी के बिल्कुल करीब होगी, वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होगी।
लास्ट वाला अजम्पशन समझ नहीं आया, एरर वाला। एरर टर्म जो होती है वो ज़ीरो कंसिडर की जाती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो इक्वेशन में एरर टर्म है इसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। ज़ीरो कंसिडर करेंगे, इसको चेक करने का कोई भी टेस्ट नहीं है, ये अजम्पशन ही कंसिडर की जाती है कि एरर टर्म में वो तमाम वेरिएबल शामिल होते हैं जो इस इक्वेशन में शामिल नहीं होते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या शामिल किए हैं? ग्रीन लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रीमैन्युफैक्चरिंग, ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेंगे, वो सारे के सारे हमने ई के अंदर लिए हैं। इन सारों को हमने ज़ीरो कंसीडर किया है, कांस्टेंट कंसीडर किया है कि ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। सिर्फ ये 4 वेरिएबल जो हैं ये इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इन चारों में से सबसे अच्छा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर कौन इम्पैक्ट डाल रहा है। तो रिग्रेशन जो है वो इम्पैक्ट चेक करता है। तो हम प्रिडिक्ट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारी सारी की सारी अजम्पशन सही नहीं आएंगी। सर आप इंटरप्रिटेशन वर्ड फाइल शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ इसकी अजम्पशन के लिए। नरमीन, मेरे ख़्याल से मैंने बहुत कुछ बता दिया है। आप YouTube के ऊपर मेरा लेक्चर जो है वो बार बार सुनने के बाद इंटरप्रिटेशन ख़ुद ही कर लीजिएगा। नॉर्मेलिटी की इंटरप्रिटेशन क्या है कि वो नॉर्मल है या नहीं है, या राइट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, राइटली स्क्यूड होगा, या लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ आ रहा होगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर आप उसको स्क्वायर लेंगी, लॉग लेंगी, उसका क्यूब लेके फिर उसकी नॉर्मेलिटी चेक करेंगी। सही है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि वेरिएबल शुड बी नॉर्मल। सेकंड अजम्पशन क्या थी? आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं जो एवरेज वैल्यू को ख़राब कर रही होती हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं? बॉक्स प्लॉट चेक करते हैं। जो भी वैल्यू बॉक्स प्लॉट से बाहर आएगी, बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया है, जो भी वैल्यू बॉक्स के बाहर आएगी वो आउटलायर्स कहलाते हैं, उसको भी रिमूव कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तीसरी अजम्पशन क्या थी? लीनियरिटी इन पैरामीटर। कैसे चेक करते हैं हम? स्कैटर प्लॉट के ज़रिए से लाइन बना के, वेरिएबल्स की लाइन बना के चेक करते हैं कि लीनियर हैं या नहीं है। फोर्थ अजम्पशन थी नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, नो ऑटो कोरिलेशन। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। ऑटो कोरिलेशन क्या होती है? किसी भी वेरिएबल्स की पास्ट वैल्यू के साथ कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। चेक करने के लिए हम VIF यूज़ करते हैं और डर्बिन वाटसन। डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन के लिए, VIF मल्टी कोलिनियरिटी के लिए। VIF की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए तो इट मीन्स देयर इज़ नो मल्टी कोलिनियरिटी। डर्बिन वाटसन की वैल्यू जो है वो 2 के करीब करीब होनी चाहिए तो इट मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन। आखिरी अजम्पशन जो है वो होमोसिडेस्टिसिटी की। होमोसिडेस्टिसिटी के लिए हम रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर रिग्रेशन, प्लॉट्स में जाएंगे, वाई एक्सिस पे ZP रेड को डालेंगे, एक्स एक्सिस पे Z रेजिडुअल को डालेंगे और ओके दबाएंगे तो हमारी रेजिडुअल की नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी या स्कैटर प्लॉट आ जाएगा जो लीनियरिटी को शो करेगा। इट मीन्स होमोसिडेस्टिसिटी मीन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म should be the same with the variance of independent variables. सेवन्थ assumption क्या है? expected value of error term is zero. error term की है जो expected value होती है वो ज़ीरो होती है, इसको चेक करने का कोई मेथड नहीं है। ये आपकी हो गई, अल्लाह भला करे, आज की क्लास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये सारी assumption आप लगाएंगी, सारे रिजल्ट जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगी। आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर इफ एरर का ग्राफ भी नॉर्मल नहीं आया तो सेम स्टेप्स करेंगे। जी सेम स्टेप करेंगे, तमाम वेरिएबल्स का स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे और लॉग लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो आ ही जाता है। अगर सारी अजम्पशन सही आ रहे हों तो ये होमोसिडेस्टिसिटी भी सही आ रही होती है। देखिए मैं ये वाला डेटा जो एम्प्लॉय वाला डेटा है इसके अंदर मैं सारी अजम्पशंस लगाता हूँ। हिस्टोग्राम लगा के देखा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर, ये देखें इसका हिस्टोग्राम ये नॉर्मल आ रहा है, सही है। पहली अजम्पशन हो गई। दूसरी अजम्पशन आउटलायर्स,
सिंपल समरीज, ये तमाम वेरिएबल्स की, ये आउटलायर्स चेक किए, इसके भी आउटलायर्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर इसको कीप करता है या। तीसरी एजम्पशंस क्या है, लीनियरिटी इन पैरामीटर, स्कैटर से मैट्रिक्स में क्लिक करूँगा, तमाम वेरिएबल सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास सारा लीनियर ग्राफ बन के आ जाए। इस पर डबल क्लिक करूँगा, लाइन डालने के लिए ये क्रॉस लाइन डालूँगा, ऐड ए रेफरेंस लाइन, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा तो ये लाइन डल जाएगी। तो जितना भी मेरा डेटा है वो सब लाइन की सराउंडिंग में आ रहा है। सही है, तीनों चेक हो गई। फिर फोर्थ कैसे चेक करूँगा, वो डायमेंशन रिडक्शन में कैमो बॉलर टेस्ट से मेरा सैम्पल साइज चेक हो जाएगा, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसके बाद जो रिग्रेशन से नो मल्टी को लीनियरिटी, लीनियर पे जाऊँगा, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करूँगा, बाकी इंडिपेंडेंट। स्टैट्स में जाऊँगा, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक पे चेक करूँगा, डर्बिन वाटसन पे कंटिन्यू कर। प्लॉट्स में जाऊँगा तो होमोसिडेस्ट्रिसिटी ZP रेड को मैं Y में डालूँगा, Z रेजिडुअल को X में, हिस्टोग्राम नॉर्मेलिटी को चेक करूँगा और रन कर दूँगा तो तीनों अजम्पशन आ जाएंगे। डर्बिन वाटसन भी आ गया मेरे पास, VIF भी आ गया और मेरे पास होमोसिडेस्ट्रिसिटी का भी ऑप्शन आ गया। तो मेरी एक क्लिक से जो है वो आखिरी की तीनों अजम्पशन चेक हो रही हैं। तो इस तरह की ये सारी अजम्पशन करके आप जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे। अल्लाह भला करे, आप अटेंडेंस दे दीजिएगा भाईजान। गला खुश्क हो गया मेरा, शदीद किस्म का, पानी भी पीने नहीं देते। ओ भाईजान, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस दफ़ा आउटपुट जो है वो वर्ड की फ़ाइल में देना है, इंटरप्रिटेशन भी वर्ड की फ़ाइल में देनी है। तो सारी इंटरप्रिटेशन वर्ड की फ़ाइल में ही देनी है, एनालिसिस सारा वर्ड की फ़ाइल में ही होगा। टेबल कॉपी पेस्ट कीजिएगा, नीचे इंटरप्रिटेशन लिखिएगा। मेरी यूट्यूब की वीडियो जो है वो रिपीट कर कर के देखते जाइएगा। अटेंडेंस दे दीजिए। अब्दुल रऊफ़, अबरार हुसैन, आदिल, आयशा, इस्लाम, अली जैन खालिद, अनाज़ार, अनस अहमद, अरीशा अली, अरसलान, हनीफ खान, असद अब्दुल करीम, बरखा भाई, बिलाल असद अंसारी। क्या हो गया, प्रिंट स्क्रीन। बिलाल असद अंसारी के बाद है दिलावर ख़ान, फ़ातिमा, फ़ुरकान, हबीबुर रहमान, हारिस अली, हसनैन जोज़र, हूर फ़ारूक। आप लोगों की हूर फ़ारूक का असाइनमेंट बहुत अच्छा था और जिन जिन के असाइनमेंट अच्छे थे उनको मैंने बहुत शाबाशी दी है और उनको बहुत अप्रिशिएट किया है। जिनमें कुछ गड़बड़ थी, जिन लोगों ने वेरिएबल्स नहीं बनाए थे, वो नेक्स्ट असाइनमेंट में सब कुछ बना के मुझे वर्ड की फ़ाइल जमा करा दें। जिन्होंने नहीं किया असाइनमेंट वो भी। हूर फ़ारूक का अच्छा था, इब्राहिम अशफाक, खौला अहमद, कोमल। कोमल के बाद हैं, कोमल 2 दफ़ा ऑनलाइन हुई नहीं है, माहिरा वज़ीर, माहूम मकबूल, महविश वज़ीर। माहिरा और महविश दोनों बहनें हैं मेरे ख़्याल से, और इनके भी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कीप इट अप माशाल्लाह। मलिहा सत्तार, मलिक मोहम्मद रिजवान, महरोज ख़ान, मिर्ज़ा आसिम बेग, मोहम्मद 31387, मोहम्मद आसिम, मिर्ज़ा आसिम, मोहम्मद 3187। फिर आ रहे हैं यहाँ मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद उमर, नदीम अहमद शेख, नरमीन, नेरीन ज़हरा, रफ़ी शान, रज़ा अली, रिजा मंसूर, रुमैसा अली, साहिल हरीचंद। साहिल का भी अच्छा था मेरे ख़्याल से, मैंने उनको भी अप्रिशिएट किया है। समीर ख़ान गौरी, सवेरा असलम, सहरी सत्तार, सिद्रा रज़ीफ़, सैयद मशाम हसन। मशाम में थोड़ी गड़बड़ थी असाइनमेंट में, मशाम करेक्शन कर लेना नेक्स्ट असाइनमेंट में। सैयद मोहम्मद उज़ैर जमाल, सैयदा राबिया सुहेल,
राबिया, सैयदा राबिया, आपका भी असाइनमेंट बहुत अच्छा था। जिन जिन लोगों के नाम मुझे याद आ रहे हैं मैं उनको यहीं पे अप्रिशिएट कर दूँ। सेपरेट मैसेजेस और विंडो पे भी सबको मैंने अप्रिशिएट किया है, जिन जिन के। ताहा जाफरी, तूबा महक, ज़ुबैर अहमद। ये सारी अटेंडेंस आपकी हो गई है माशाल्लाह से। और मैं जो हूँ रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, तो काइंडली सर फेरर, तो काइंडली जो है वो मेरा यूट्यूब का लेक्चर जो है वो रिपीट कर कर के सुनते जाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको इंटरप्रिटेशन और रिज़ल्ट, तो वर्ड की फ़ाइल में सारा आउटपुट पेस्ट कीजिएगा, उसको इंटरप्रेट कीजिएगा और फाइल अपलोड कर दीजिएगा। मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, वो काइंडली देख लीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट आपको कोरिलेशन लगानी है, उसको इंटरप्रेट करना है। कोरिलेशन में 3 चीज़ें होती हैं, साइन होता है, वैल्यू होती है, और अल्लाह भला करे स्ट्रॉन्ग वीक वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट होती है। और सारी अजम्पशन आपको अपने डेटा पे लगानी है और उसको इंटरप्रेट करके सबमिट कराना है। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और जो भी मसला हो मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाई भी आप लोगों ने, तो आप बनाते रहिएगा मेरी ज़िंदगी अज़ाब। लेकिन भाई 120 स्टूडेंट हैं, मैं हर एक के असाइनमेंट VLE पे भी एक्सेप्ट करूं, व्हाट्सएप पे भी एक्सेप्ट करूं, मैं ईमेल पे भी एक्सेप्ट करूं, फिर उनकी करेक्शन बताऊं, फिर सारे के सारे स्टूडेंट मुझे दोबारा भेजें। मेरा व्हाट्सएप जो है हर दूसरे दिन फुल हुआ होता है, तो काइंडली मेरी जान के ऊपर रहम करो। मैं 120 स्टूडेंट के 4-4 दफ़ा असाइनमेंट नहीं चेक कर सकता, तो काइंडली VLE के ऊपर गौर से मेरे मैसेजेस सुन लिया करें, मेन ग्रुप में पढ़ लिया करें, तो इतने मसले मसाइल कुछ पूछने की ज़रूरत ना हो। जिनको इंस्टॉलेशन वगैरह में एनालिसिस में नहीं समझ आ रहे, उनके क्वेश्चन को बताने और जवाब देने में भी मज़ा आता है। लेकिन कोई ये पूछ रहा हो सर एक्सेल की फाइल अपलोड करनी है या वर्ड की, तो दिल चाहता है कसम खुदा की अपना सर दीवार पे मार के फोड़ लो। एनीवे खैर, स्टे हैप्पी और स्टे एट होम सेफ। अल्लाह हाफिज़।